SRK ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं कौशिक। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने पिछली वीडियो में दर्पण को पूरा कर लिया था। हमने दर्पण से संबंधित सभी चीजें पूरी कर ली थी। आज की वीडियो में हम जो है प्रकाश की जो दूसरी घटना थी अपवर्तन, इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो देखिए, अब वो चीज जो हमने पहले पढ़ी थी अपवर्तन को, उसमें आपने समझा होगा कि वो जो वीडियो आपने देखी थी, उस वीडियो में सारे जो जितने भी इससे रिलेटेड सारे बिंदु थे, मैंने आपको स्पष्ट रूप से समझाए हैं, बताया उनके बारे में। कोई भी उसमें ऐसा बिंदु मैंने नहीं छोड़ा जो बाकी रह गया। तो देखिए, इस वीडियो में जो दूसरी घटना थी प्रकाश का अपवर्तन, इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। इसकी परिभाषा, इसके नियम, दोनों बिंदुओं को हम स्पष्ट रूप से समझेंगे। और उसको ध्यान से समझना, क्योंकि जो परावर्तन हमने पढ़ा था, तो परावर्तन में प्रकाश का जो हमने परावर्तन पढ़ा था, तो परावर्तन की घटना हमने देखा था कि प्रकाश का परावर्तन, देखिए ये दोनों एक दूसरे की पूरक है, लेकिन थोड़ी सी उल्टी और विपरीत है। अब जब हम इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये हो क्या है, अपवर्तन क्या चीज है, परावर्तन क्या चीज है। हमने इसके प्रकार को पढ़ा था, लेकिन अपवर्तन का कोई बेसिकली प्रकार है नहीं, इसके उदाहरण है, इसके बहुत सारे उदाहरण हैं जिनको हम पढ़ेंगे। तो प्रकाश का जो अपवर्तन था, हमने छोटी क्लास में देखा था कि पानी से भरे बर्तन में सिक्के का ऊपर उठा दिखाई देना, पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाना, सूर्यास्त में सूर्य का दिखाई देना, और भी बहुत सारी इसकी घटनाएं, प्रकाश का वन विक्षेपण है, और उसके बाद में हम पूर्णांतरिक परावर्तन। तो ये अपवर्तन के लगभग सारे उदाहरण थे, उनको हम इन सबका अध्ययन करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रकाश का अपवर्तन है। तो दोस्तों, ये अच्छा बिंदु आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना, प्रकाश का अपवर्तन है क्या। तो देखिए, प्रकाश के अपवर्तन को वैसे हमने छोटी क्लासों में पढ़ा है, 8वीं क्लास में हमने देखा, लेकिन इसका पूरा विस्तार से हमने उसका अध्ययन नहीं किया। आज इसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे मैथमेटिकल क्षेत्र के हिसाब से। देखिए कैसे दोस्तों, अगर मैं इसको मैं परिभाषा करूं, वही चीज जो मैं आपको अपवर्तन की घटना, परावर्तन की घटना में पढ़ाई थी, अगर मैं वही चीज आपको देखूं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, तो देखिए, प्रकाश का जो परावर्तन हमने पढ़ा था, मैं उसकी आपको बेसिक परिभाषा बताई थी। इसकी मैं आपको बेसिक परिभाषा बताऊं, लेकिन वो इससे कुछ खास समझ में नहीं आता, फिर वही रटने वाली चीजें हो जाती। तो चित्र के माध्यम से हम इसको समझेंगे। चित्र के माध्यम से बिल्कुल हमें स्पष्ट हो जाएगा कि ये घटना है क्या। और दूसरी बात, आपको ये बात याद रखनी है कि अगर हम इस चित्र के जो वैकल्पिक मैं चित्र बना रहा हूं, इस वैकल्पिक चित्र के हिसाब से हम इसको किस तरह से समझ सकते हैं। तो देखिए कैसे, इससे पहले वही चीज जो मैं अपवर्तन में पढ़ाई थी, परावर्तन में पढ़ाई थी, इससे पहले इसकी परिभाषा से पढ़ने हम माध्यम के बारे में फिर पढ़ते हैं। ये माध्यम क्या है, देखिए माध्यम के बारे में मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं, क्योंकि हमने परावर्तन की घटना पढ़ी थी। इस में भी हम माध्यम को पढ़ेंगे। एक तो पहला माध्यम होता है सघन माध्यम। सघन माध्यम का मतलब यदि और यदि केवल मतलब गहरे माध्यम से है। दूसरा माध्यम विरल माध्यम होता है, जिसका मतलब थल के माध्यम से, जैसे वायु। तो अब देखिए, सघन माध्यम जैसे वृक्ष की छाया, पानी, ये सघन माध्यम होते हैं। इनमें प्रकाश की चाल, जिसका वेग होता है, वो कम होता है, क्योंकि गहरे माध्यम की वजह से। और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल या वेग जो है ना, अधिक होता है, क्योंकि माध्यम हल्का है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि माध्यम हमारे पास केवल दो प्रकार के होते हैं, सघन माध्यम और विरल माध्यम। अब इसकी परिभाषा पे हम लोग आते हैं। देखिए, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, वो जो मैंने वैकल्पिक चित्र परावर्तन में पढ़ाया था, वही वैकल्पिक चित्र हम इसमें समझेंगे। इससे भी फिर हम आसानी से, इसकी भी मैं 4 परिभाषाएं आपको बताऊंगा जो मैंने परावर्तन में आपको बताई। तो देखिए, ये हमारे पास प्रकाश का स्रोत है, सूर्य। ये हमारे पास प्रकाश का स्रोत है, सूर्य। मैं माध्यम के रूप में फिर वही लेंस ले रहा हूँ। अब तुम वही चीज मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि इनको इस तरह से क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि ये पारदर्शी होते हैं, और इनको हमने 8वीं क्लास में इसके बारे में पढ़ लिया। ये वैकल्पिक चित्र है, इसमें इतना कोई बड़ा इशू है नहीं कि इनको हम इस तरह से, ये केवल समझने के लिए। और वैसे आप इसको अगर बोर्ड के एग्जाम्स में बनाना चाहो तो बना सकते हो, ठीक है, इससे कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो ये पहला माध्यम था, जिसको मैं फर्स्ट माध्यम कह रहा हूँ। बिल्कुल सेम वही चित्र है जो हमने परावर्तन में पढ़ा है। ये पारदर्शी है। अगर मैं इसको सघन माध्यम कहूं तो इसको मुझे विरल कहना पड़ेगा। ये इसका दूसरा माध्यम है, ये भी पारदर्शी है, ठीक है। अब इसको मैं सघन कह रहा हूं, फिर इसको मुझे क्या कहना पड़ेगा, विरल माध्यम कहना पड़ेगा। और अगर मैं इसको विरल कहूं तो फिर आप इसको मुझे सघन कहना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, मैं बिल्कुल वही चित्र मैंने बनाया जो परावर्तन में बनाया था, इससे बहुत अच्छी तरह समझ में आता है। तो देखिए कैसे,
जब प्रकाश की किरण यहां से कोई प्रकाश की किरण चली, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, फर्स्ट माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो देखिए दूसरे माध्यम में इसने प्रवेश किया। अब वही चार परिभाषा जो मैंने परावर्तन में आपको बताई थी, यही चार परिभाषा यहां से निकलेगी। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो दूसरे माध्यम में गुजरने के पश्चात देखिए, अब इस प्रकाश की किरण को सीधा जाना चाहिए था, और हम इस बात को जानते हैं कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश की विशेषता होती है, क्वालिटी होती है, तो हमेशा सीधी रेखा में, प्रकाश इस तरह से परवलय रूप में नहीं जाता। प्रकाश का गुण होता है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। अब इसको इस तरह जाना चाहिए, लेकिन इस तरह न जाने के कारण अपने पथ से विचलित हो जाती है, मार्ग से मुड़ जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। प्रकाश की यह घटना अपवर्तन कहलाती है। तो अब प्रश्न उठता है कि प्रकाश का अपवर्तन हुआ क्यों, अपवर्तन होता क्यों है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि प्रकाश की जो चाल है, जो वेग है, इसमें लगातार परिवर्तन के कारण ऐसा होता है। जब प्रकाश की किरण इस माध्यम से टकराई, इसके वेग में और कमी आई, इससे टकराई और कम हुआ, इससे टकराई और कम हुआ, इससे टकराने के बाद इतना कम हो गया कि प्रकाश की जो किरण है उसके वेग में इतनी कमी आ गई कि उसमें इतनी क्षमता ना रही कि वो सीधा गुजर जाए, अतः वो अपने पथ से विचलित हो जाती है, मुड़ जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। प्रकाश की ये घटना अपवर्तन कहलाती है। तो अब देखिए इस बात को समझना है। अब इस बात का हमें उत्तर मिल गया कि अपवर्तन होता क्यों है। तो ये प्रकाश के वेग में लगातार कमी के कारण, परिवर्तन के कारण ऐसा होता है। अब दूसरी बात यहां समझने की है कि अब जैसे इसकी पहली परिभाषा थी, मैं इसकी चारों परिभाषाएं आपके सामने रख रहा हूं, जो आपको अच्छी लगे आप उसमें से उसको याद कर सकते हो। देखिए कैसे, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो दूसरे माध्यम में गुजरने के पश्चात अपने मार्ग से मुड़ जाती है, पथ से विचलित हो जाती है, अभिलंब से दूर। प्रकाश की यह घटना अपवर्तन कहलाती है। दूसरी क्या परिभाषा है, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, तो दूसरे माध्यम में गुजरने के पश्चात अपने मार्ग से मुड़ जाती है, प्रकाश की यह घटना भी अपवर्तन कहलाती है। तीसरी क्या परिभाषा है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, देखिए अगर आप पहले माध्यम को सघन करें तो दूसरे को आपको विरल कहना पड़ेगा। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो विरल माध्यम में प्रवेश करने के पश्चात अपने पथ से हट जाती है, मार्ग से मुड़ जाती है, विचलित हो जाती है, प्रकाश की यह घटना भी अपवर्तन कहलाती है। इसकी वही चौथी परिभाषा, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो अपने मार्ग से मुड़ जाती है। तो आपको इन चारों परिभाषाओं में से जो अच्छी लगे आप याद कर सकते हो। उम्मीद है दोस्तों इस चित्र से आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। परावर्तन के लिए मैंने ये रखा था, फर्क इतना था कि परावर्तन की घटना में प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम से टकराने के पश्चात वापस उसी माध्यम में लौटा, क्योंकि प्रकाश की इस घटना को तो हमने परावर्तन कहा था। लेकिन अपवर्तन में क्या होता है, प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो दूसरे माध्यम में प्रवेश करने के पश्चात अपने मार्ग से मुड़ जाती है, किस पथ से विचलित हो जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। आप तीनों में से एक बिंदु यूज कर सकते हो, मार्ग से मुड़ जाना, पथ से विचलित हो जाना, अभिलंब से दूर, एक आप यूज कर सकते हो। प्रकाश की ये घटना जो है ना अपवर्तन। तो दोस्तों ये क्लियर हो गया होगा इसकी परिभाषा, ठीक है। पढ़ेंगे अपवर्तन के नियम। नियम इसके बहुत महत्वपूर्ण है, इनको ध्यान से समझना। जो इसका दूसरा नियम है वो बहुत अच्छा है, पेपरों में आने के इसके अब बहुत ज्यादा चांसेस हैं, आप उसको ध्यान से समझना। अपवर्तन का पहला नियम हम इसको पूरा पढ़ेंगे, लेकिन दूसरा नियम जो है उसको समझना ध्यान से। देखिए अपवर्तन के नियम को समझने के लिए एक आयत के आकार की सिल्ली लेते हैं। ये कांच की सिल्ली नहीं है, हम इसको कागज के टुकड़े पर, आप इसका नाम रखना चाहो तो रख सकते हो, ABCD। मैं इसका नाम ए रखा, B, C और D, ठीक है। तो हमने आयत के आकार की सिल्ली लिए, उसको आप चाहो तो किसी कागज के टुकड़े पर रख सकते। देखिए अब इसको बिल्कुल ध्यान से नोटिस करके समझना कि अपवर्तन का नियम क्या है। मैं अपवर्तन के नियम को समझने के लिए, समझाने के लिए जो है मैंने एक आयत के आकार की कांच की सिल्ली ली है। अब तो सब कांच की सिल्ली, आप इसको केवल सिल्ली कह सकते हो। उसको मैंने कागज के टुकड़े पर रखा हुआ है, ठीक है। अब इस पर कोई प्रकाश की किरण आपकी रुकती है। मैं आपको पहले बता चुका हूं, जब कोई प्रकाश की किरण किसी पृष्ठीय सतह पर आकर रुकती है तो उस किरण को आपतित किरण कहते हैं।
मैं इसके नीचे लिख देता हूँ आपतित किरण। ठीक है, अब देखिए यहाँ से बहुत गहराई से आप समझना कि होता क्या। देखिए इस पृष्ठ या ये भी जो सतह है, जो इस झिल्ली का पहला ऊपरी पृष्ठ है, इससे पहले यहाँ से यहाँ तक, अब देखिए ध्यान से समझना, यहाँ से यहाँ तक प्रकाश की किरण किसमें है? वायु में है भाई, वायु है। अब वायु इसका मतलब पहले माध्यम में है, और इस बात को भी हमने पढ़ा है अपवर्तन की परिभाषा में, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम, ये जो इसकी जो ये भी पृष्ठ है, ये भी सतह है, ये कौन सा है? हो जाएगा दूसरा माध्यम हो जाएगा। इससे पहले तो पहले माध्यम में वायु में है, इसका मतलब विरल माध्यम में है, और इसमें आएगी तो ये गहरा माध्यम में वायु की अपेक्षा दूसरा माध्यम हो जाएगा। तो इस बात को हमने भी पढ़ा है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से मुड़ेगी, पथ से विचलित होगी, तो इस पर आएगी, ये दूसरा माध्यम में, दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी। तो देखिए प्रकाश की किरण को इस तरह जाना चाहिए था, लेकिन इस तरह ना जा के ये कहाँ अपने मार्ग से मुड़ जाएगी, विचलित हो जाएगी, अपवर्तित हो जाएगी। भाई इस प्रकाश की किरण का जो मार्ग है वो इस तरह होना चाहिए ना, इस तरह से, इस तरह जाना चाहिए, लेकिन इस तरह ना जा करके ये मुड़ गई, विचलित हो गई। क्यों? अपवर्तन की परिभाषा से। क्यों? इससे पहले इस दीवार या ये भी जो आप सतह देख रहे हो, इससे पहले प्रकाश किरण पहले माध्यम में थी, और लेकिन ये इसके एक माध्यम से जब दूसरे पृष्ठ पर गुजरी, से टकराई, तो दूसरा माध्यम हो गया। और इस बात को हमने पढ़ा है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दूसरे माध्यम से टकराने के बाद अपने मार्ग से मुड़ जाती है। इस दूसरे माध्यम से जैसे टकराई, इसको ऐसा जाना चाहिए था, लेकिन इधर ना जा करके इससे टकराने के पश्चात ये मुड़ गई। मैं अगर इसका नाम, इस किरण का नाम सी क्यू रखूं, देखिए ध्यान से, इसका क्यू आर रखूं, ठीक है, अपने मार्ग से मुड़ गई। अब कहां है प्रकाश की किरण? कांच की सिल्ली के अंदर है, सिल्ली के अंदर है ना, तो सिल्ली के अंदर कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम। लेकिन जैसे ही ये अभी एक, फिर दूसरी दोबारा अपवर्तन की परिभाषा लागू होगी, यहां से यहां तक एक, लेकिन अब कांच की ये जो प्रकाश की किरण है, ये कहां है? सिल्ली के अंदर है, पृष्ठ के अंदर है। लेकिन जैसे ये बाहर निकलेगी तो ये अब सघन माध्यम हो जाएगा, इससे बाहर निकलेगी तो फिर विरल माध्यम है, फिर वही परिभाषा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में। ठीक, अब इस प्रकाश की किरण को इस तरह जाना चाहिए ना, इससे बाहर निकलेगी, इधर जाना चाहिए था ना, लेकिन इधर ना जा करके, लेकिन एक माध्यम से दूसरे फिर बाहर निकलेगी, तो वही अपवर्तन की परिभाषा है, एक माध्यम से दूसरे, जब दूसरे माध्यम तो इस तरह से फिर अपने मार्ग से मुड़ेगी, विचलित होगी, अपवर्तन की परिभाषा से। भाई यहाँ से यहाँ तक पहला नियम, इधर जाना चाहिए, इधर ना जाकर इधर मुड़ गई, अपवर्तन होगा। फिर कांच की ये जो प्रकाश की किरण है, ये इसके अंदर है, झिल्ली के अंदर है, लेकिन इससे जैसे बाहर निकलेगी तो, लेकिन प्रकाश की किरण को इधर जाना चाहिए, इधर ना जाकर के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में वायु में बाहर निकलेगी, तो फिर अपने मार्ग से विचलित हो जाती, मुड़ जाती है, अपवर्तन की परिभाषा। तो पी क्यू आर एस। अब इस किरण को तो मैंने आपतित किरण कहा, लेकिन यहाँ क्या हुआ इसका? इसके अंदर अपवर्तन हुआ, तो इस कारण इसको मैं क्या कहूँ? अपवर्तित किरण। भाई अपवर्तन के कारण तो मुड़ी है, और ये इसके बाहर निकल गए, तो इसको मैं निर्गत किरण कह सकता हूँ। ठीक है, यहां तक के लिए। अब देखिए आगे मैं क्या काम करूं, यदि मैं इसमें अभिलंब डालूं, यहां से यहां तक मैंने इसमें अभिलंब डाला, चाहो तो लिख सकते हो अभिलंब। अभिलंब का नाम रखना चाहो तो एन और एन डैश रख देना, जरूरत नहीं है इसकी, कोई दिक्कत नहीं, हाँ रखो तब भी कोई। तो अब तुम देख रहे हो यहां से अपवर्तन का पहला नियम क्या हुआ? यहां से यहां तक आपतित किरण इस बिंदु पे है, यहां यहीं से क्या हुआ इसका? अरे यहीं से क्या हुआ इसका? अपवर्तन हुआ। और अभिलंब मैंने जब डाल के देखा तो वो भी यहीं से गुजरा है। तो ये तीनों कौन कौन सी? देखिए पहला फर्स्ट लो, देखिए इसका पहला नियम क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अब इसको मैं परावर्तन की घटना नहीं है, इसको मैं परावर्तित किरण नहीं कहूंगा, क्योंकि परावर्तन की घटना में इसको परावर्तित किरण कहा था, क्योंकि ये अपवर्तन की घटना है, इस कारण से इसको अपवर्तित किरण कहा जाएगा। ठीक है, आपतित किरण ये यहां से यहां तक इसका अपवर्तन हुआ तो अपवर्तित किरण, और मैंने जब अभिलंब डाल के देखा वो भी यहीं से गुजरा, इसी तल से गुजरा, इसी पृष्ठ से गुजरा, इसी बिंदु से गुजरा। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों एक ही तल
से गुजरते हैं, एक ही तल में स्थित। जो अपवर्तन का पहला, परावर्तन का जो पहला नियम था वही अपवर्तन का पहला नियम। बात समझने की यहाँ, ठीक है। तो आपतित किरण एवं अपवर्तित किरण, फर्क कितना था कि उसमें तो अपवर्तित किरण था, परावर्तित किरण था, क्योंकि वो परावर्तन की घटना थी, ये अपवर्तन की घटना है, इस कारण से इसमें अपवर्तित किरण आपको याद है। तो पहला नियम क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों एक ही इसी बिंदु से, इसी तल से गुजरते, ठीक है। तो आपतित किरण और अपवर्तित किरण एवं अभिलंब, ये तीनों एक ही तल से, एक ही बिंदु से स्थित होते हैं, गुजरते हैं, दोनों का एक ही मतलब है। पहला नियम हो गया इसका। अब जो इसका दूसरा नियम है अपवर्तन का, वो बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, उसको स्नेल का नियम कहते हैं। वो समझने की बात, उसको यहाँ से ध्यान से समझना, मैं इसको समझा रहा हूँ आपको। वो अगर आपको समझ नहीं आया तो फिर जो है ना, वो दूसरा नियम, इसको आप स्नेल के नियम, देखिए आपने स्नेल का नियम पढ़ा होगा। स्नेल का नियम अपवर्तन का दूसरा नियम कहलाता है। वो कैसे, देखिए मैंने क्या काम किया, यहाँ से यहाँ तक कोण बना दिया, इस कोण को मैंने आई, भाई इसमें भी तो हमने यही देखा था, देखो मैं परावर्तन को एक साथ यहाँ ले रहा हूँ, ये इस तरह का तुमने पढ़ा होगा, ये आपतित किरण थी, ये परावर्तित किरण थी और ये अभिलंब था। यहाँ से यहाँ तक मैंने कोण, उसको आई नाम दिया था। इस तरह से यहाँ से यहाँ तक इसको अपवर्तन कोण, ये परावर्तन, जो मैंने पिछले वीडियो में परावर्तन पढ़ा था उसको बता रहा हूँ मैं, कॉमन, इसकी तुलना करने के लिए। तो इसको मैं पहला, ये कोण आपतित किरण है, ये रहा आपतित किरण, और अभिलंब, इन दोनों को बनने वाले कोण को पिछली वीडियो में क्या कहा था, आपतन कोण। तो ये क्या है, आपतन कोण आई, ठीक है। अब वो परावर्तित किरण थी और अभिलंब, इन दोनों के मध्य बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहा था, जिसको मैंने आर नाम दिया था, क्योंकि ये परावर्तन की घटना किस कारण से, परावर्तन कोण, क्योंकि अपवर्तित किरण के द्वारा बन रहा है, अपवर्तन की घटना, इस कारण से इस कोण को मैं अपवर्तन कोण, ठीक है। तो आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर, ये दोनों एक दूसरे के भाग में होते हैं ना, एक दूसरे के बटे में होते हैं। तो दूसरा नियम क्या है इसका, सेकंड लॉ देखें भाई, कोण आई, ये रहा ना कोण आई बटे, ये पृष्ठ बटे में भाग कर रहा है, कोण आई बटे कोण आर, कोण आई बटे कोण आर। तो आपतन कोण बटे अपवर्तन कोण। तो दूसरा नियम क्या है, देखिए इसको, आपतन कोण, अब ये बात आपको याद रखनी कि आपतित किरण के द्वारा बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है। आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण, आप परावर्तन कोण नहीं कहेंगे क्योंकि परावर्तन की घटना नहीं, अब अपवर्तन की घटना है, अपवर्तित किरण के द्वारा बनने वाला कोण है। तो तथा अपवर्तन कोण, ये दोनों एक दूसरे के भाग में होते हैं, अनुपात में होते हैं। तो इसको क्या लिखोगे, कोण आई बटे कोण आर, ठीक है। और जगह नहीं है, मैं कर लिख रख दूँ, कोण आई बटे कोण, एक दूसरे के अनुपात में होते हैं। अनुपात की राशि को हम गणित में जानते हैं, बटे में लिख सकते हैं। तो क्या आया, कोण आई बटे कोण आर, हम दोनों तरफ का साइन ले लें, साइन क्या है, ज्या, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, ये दोनों, इनका अनुपात स्थिर है। तो देखिए ये हो जाएगा साइन आई, साइन कोण आई बटे साइन कोण आर, ठीक है। अब मैं अगर साइन के साइन को कैंसिल करूं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब इन दोनों का जो मान है, अब इसमें आपको लिखना है, यहां आपतन कोण की ज्या, मैं सीधे बोल रहा हूं, आप लिख लेना, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण का अनुपात कैसा रहता है, अनुपात स्थिर रहता है, स्थिरांक रहता है, स्थिर रहता है, 0 के बराबर होता है, कांस्टेंट होता है। तो अगर मैं क्या काम करूं, अर्थात साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या लिख दूं, कांस्टेंट, 0, स्थिरांक, जगह नहीं मैं यहां लिख रहा हूं, स्थिरांक, ठीक है। तो कोण, जो आपतन कोण का साइन आई बटे साइन आर बराबर स्थिरांक, ये क्या था, स्नेल ने तो ये सिद्ध किया था। इस कारण से अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो
अब आपको दोस्तों दोनों नियम समझना होंगे। अपवर्तन की हमने परिभाषा पढ़ी, दूसरा बिंदु अपवर्तन के हमने नियम पढ़े। हमने देखा कि आपतन, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अविलंब, ये तीनों एक ही तल से गुजरते हैं, एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। दूसरा इसका नियम था कि आपतित किरण के द्वारा बनने वाला कोण आपतन कोण आई, और अपवर्तित किरण के द्वारा बनने वाला कोण अपवर्तन कोण आर, ये दूसरे के बटे में होते हैं, अनुपात में होते हैं। इनको मैंने अनुपात में लिख दिया दूसरे नियम में। फिर दोनों तरफ हमने जब साइन लिया तो कौन साइन आई बटे साइन आर, जहाँ इन दोनों की ज्याओं का अनुपात स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है, 0 रहता है, अर्थात साइन कोण आई बटे साइन कोण आर बराबर कांस्टेंट क्रांत। यही तो आप स्नेल ने सिद्ध किया था। अतः अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। तो आप कोई बात अगर तुमसे पूछा जाए कि अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम क्यों कहते हैं, तो आपको लिखना है कि अपवर्तन के दूसरे नियम में कोण साइन आई बटे कोण साइन आर, यहाँ कोण आई का मतलब आपतन कोण से है, कोण आर का मतलब अपवर्तन कोण से, इन दोनों का अनुपात यानी आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर रहता था, कांस्टेंट रहता था, 0 के बराबर रहता था। यही स्नेल ने सिद्ध किया था और अपवर्तन के दूसरे नियम से भी यही सिद्ध होता है। अतः अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी। ठीक है दोस्तों, अब आपको अपवर्तन की हमने परिभाषा पढ़ी, नियम पढ़े। इन दोनों बिंदुओं से आपको स्पष्ट हो गया कि अपवर्तन की परिभाषा क्या है, अपवर्तन के नियम क्या हैं, और इनको आप अच्छी तरह से समझ लेना। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है तो कमेंट करके आप मुझे बताइएगा, मैं अगली वीडियो में इनको जरूर इनको अच्छी तरह और समझाने की कोशिश करूंगा। बाकी मेरे हिसाब से आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में देखेंगे। ओके बाय।